गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास, हाउ आर यू? यस, गुड। और सब बढ़िया? और पहले वाला सारा रिवाइज किया अच्छे से? वेरी गुड। पहले वाले हमने कितने चैप्टर्स कवर किए? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ योर साइंस बुक। चैप्टर 1 में व्हाट अ वंडरफुल साइंस, साइंस इज अ वंडरफुल वर्ल्ड। और सेकंड में डाइवर्सिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक हमने दूसरे चैप्टर में क्या सीखा था? देयर आर लॉट ऑफ large varieties of plants and animal present in our surroundings, and we can group these plants and animals on the basis of their features, on their living habits, on their adaptations, on their body habitats, body adaptations, their habitats, their movement, etc etc. So we have done this. सो आई होप सबने चैप्टर 2 के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग अच्छे से करी है। सबने करी है? ओके फाइन, वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। उसको स्टार्ट करने से पहले इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। मतलब जितनी भी हमने प्रीवियस क्लासेस में फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये सब चीज़ें करी हैं, इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़, वाई डू वी नीड फूड, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फूड किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स में, बैलेंस डाइट क्या है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में कवर होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले इसमें जो सेइंग है आपकी इस एनसीईआरटी की ग्रेड 6 की बुक में, दे हैव स्टार्टेड द चैप्टर इन सच अ नाइस मैनर बाय गिविंग अ वाइज सेइंग। हर एक चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले एक वो वाइज स्टेटमेंट देते हैं जो बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल है। वाइज सेइंग है, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। इनकी एक पोएम टाइप उन्होंने बनाई है। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है? One who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है? अगर कैट्स आपसे ऐसे पूछेंगी तो बच्चों ने क्या आंसर देना है? वो हेल्दी है जो सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड को खाता है, जिसके फूड में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। और वो उस चीज़ को उन्होंने कैसे बोला है? वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम। वो फूड जो वो खाते हैं वो पूरा होलसम हो। होलसम मतलब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में हो और मॉडरेट क्वांटिटी में हो, प्लस एप्रोप्रिएट हो, सीजन के अकॉर्डिंगली, वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट हो। अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं तो हम डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। उसके बाद मीदू एंड मिष्टी। मीदू और मिष्टी दो स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे हों, रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। वो हर एक दिन, आप लोग भी अपने स्कूल में आते हो, स्कूल के एंट्रेंस पे, आपकी क्लास की एंट्रेंस पे कहीं पर थॉट ऑफ द डे लिखा होता है, जहाँ पे कोई भी वाइज सेइंग लिखी होती है जिसको पढ़ के आपको लेसन मिले, कोई शिक्षा मिले, ऐसे थॉट होते हैं ना। वो थॉट क्या था? टुडेज थॉट, Amenia jatiti jumanti makes them curious. Mishti tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. एक संस्कृत में सेइंग लिखी हुई थी, जो संस्कृत सॉरी मैम को भी नहीं पढ़नी आती, तो उस सेइंग का मतलब ये था, बहुत वाइज सेइंग थी। उस सेइंग का मतलब था फूड गिव लाइफ टू ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। हम धरती पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको लाइफ कैसे मिलती है? ईटिंग प्रॉपर फूड इन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, और प्रॉपर फूड अपने मतलब फूड को खाके, और अच्छा फूड खाके जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। उस फूड को खाके हमें हेल्दी लाइफ मिलती है, वी कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ। अच्छा चलो, सेइंग होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। वो कह रहे हैं हाँ चलो हम अंडरस्टैंड करते हैं इस सेइंग की इम्पॉर्टेंस को। जो ये सेइंग है इसकी इम्पॉर्टेंस को हम समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे
Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table. अब आपने जब ये चैप्टर मैम आपको शुरू करेंगी कैट्स, और जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तो सबसे पहला काम आपका होगा, आपने टेबल पे एक रिकॉर्डिंग करनी है। आप सोच रहे होगे मैम इस बार तो 6th की बुक में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग्स करनी है। बच्चा बिल्कुल हमने पर्पसफुली ऐसी बुक ली है जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, जहाँ पे आप डू एंड लर्न करो। डू एंड लर्न का मतलब जहाँ पे यू अप्लाई योर लर्निंग, जहाँ पे आप चीज़ को करके उस चीज़ को सीखो। ठीक है, तो आपने जितना भी लास्ट वीक में जो जो चीज़ें खाई हैं उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, जो जो चीज़ें आपने खाई हैं उनका आप एक पेज 36 पे आइए एवरीवन। 36 पे आ गए। यहाँ पे डे और फूड आइटम्स लिखे हुए हैं। डेज हैं मंडे ट्यूसडे, मतलब पूरे वीक के डेज हैं, और फूड आइटम्स हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत इजी काम है आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आप डेज के अकॉर्डिंगली सारे फूड आइटम्स लिखोगे। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्शन इन टेबल 3.1। अब जब आप ये डेटा कलेक्ट कर लोगे पूरे वीक का कि पूरे वीक में आपने क्या क्या खाया, तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन होगी। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेरी। आप क्या एक तरह का खाना खाते हो या आपकी चॉइस वेरी होती है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अब कैट्स ने क्या करना है, सब बच्चों की लिस्ट को आगे लेके आना है, या कुछ ग्रुप बना दो क्लास में, कुछ कुछ बच्चों का ग्रुप्स बना दो और वो बच्चे आएँ, एक बच्चा अपनी लिस्ट रीड करे, एक बच्चा अपना लिस्ट रीड करे, और वो बच्चे आपस में अमंग देमसेल्व्स दे कैन कंपेयर दैट विच टाइप ऑफ फूड विच स्टूडेंट ईट, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड। आपके और आपके फ्रेंड ने जो जो फूड आइटम्स पूरे वीक में कंज्यूम किया है, आप उन दोनों बच्चों के फूड में सिमिलैरिटीज क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे, वो आप सारा ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड यू कैन राइट योर इमेजिनेशंस, राइट योर रिकॉर्डिंग्स इन योर नोटबुक। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by your friends. Do you think that such diversity in food exists in all such countries? आपको लगता है कि जो डाइवर्सिटी है फूड में, वेराइटी है फूड में, डाइवर्सिटी का मतलब आपको अब तक बहुत अच्छे से पता चल गया, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में डाइवर्सिटी ही देखी है प्लांट्स और एनिमल्स में। अब हम फूड में डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि इंडिया इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पे देयर आर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर्स। एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन व्हाट डू यू से, अपना एक उनका माना हुआ फूड है। उसी तरह से बच्चों की फैमिलीज़ में भी किसी बच्चे की फैमिली किसी तरह का फूड खाती है, किसी तरह की फैमिली किस तरह का फूड खाती है, किसी बच्चे का कोई टेस्ट फूड का कैसा है, किसी बच्चे का कोई फूड टेस्ट अलग अलग है। तो सबके फूड दे विल बी डाइवर्सिफाइड, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड प्रेजेंट इन द लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बहुत वेराइटी होगी जो बच्चों के जो बच्चे क्लास में भी होंगे, उनके ग्रुप्स जो बने होंगे, और जिन्होंने पूरे वीक की अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंगली भी उनके उनके पूरे वीक के फूड में लॉट ऑफ वेराइटी इज देयर। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। ओके, अब वो ये जो पेज 37 पे टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट रीजन्स के फूड बता रहे हैं। वो क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। चलिए आइए ढूंढते हैं, एक्सप्लोर। साइंस इज व्हाट, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। साइंस क्या है, हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके अपनी रिकॉर्डिंग्स और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इस चैप्टर हम फूड के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हर एक स्टेट के फूड का एक्सप्लोर करते हैं और ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड and the crops grown in various states of India. You may refer to the books in your library, search the internet and interact with your friends, family, neighbors and collect information. In table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर, ऐसे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं आप, 16, 17, आई थिंक मोर देन 25 एग्जैक्ट स्टेट्स नंबर, आई थिंक देयर आर 25 स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के नाम लिख के आप
लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, मेन स्टेट्स लिखिए, ठीक है, ज़्यादा सारी स्टेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो होती हैं, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन क्या हैं, और बेवरेजेस क्या हैं। तो हम पंजाब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेज़, मक्की, वीट, चिकपी, मटर, पल्सेस, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे पंजाब में बहुत बहुत कॉमनली ग्रो होते हैं और इनका ट्रेडिशनल फूड आइटम ईटन है मक्की की रोटी, मक्की दी रोटी बोलते हैं पंजाब में, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, वेरी वेरी डिलिशियस फूड पंजाब में आपको मिलता है, वेरी वेरी माउथ वाटरिंग, वेरी नाइस फूड। तो ये इनके बेवरेजेस हैं। तो ये इन्होंने टेबल में इंडिया के जितनी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अकॉर्डिंगली उनके commonly grown crops, food which is eaten in that crop, in that state, and drinks which are taken or beverages that are taken in that state. Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? वो कहते हैं जो हमारी कंट्री में इतने फूड कंज्यूम होते हैं उसमें इतनी वैरायटी कैसे है। इसका आंसर है उसमें इतनी वैरायटी ऐसे है क्योंकि हमें अलग अलग तरह के, मतलब हमें क्यों वैरायटी है इतनी फूड में, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के फूड खाने को मिलते हैं, क्योंकि सब रिलीजन सब स्टेट्स का अपना अपना रिलीजन, अपना अपना कल्चर, अपना अपना कस्टम है, उनके अपने ट्रेडिशनल फूड हैं। दैट्स वाई देयर इज़ सो मच डाइवर्सिटी इन फूड ऑल्सो इन इंडिया। Analyze the data collected by you in table 3.2. Are the food items that are commonly across many states? Make a list of those food items. You may find some food items are commonly in many states while some are eaten only in particular state. कुछ आइटम्स आपको कॉमन लगेंगे और कुछ आपको लगेंगे कि कॉमन है और कुछ नहीं है कॉमन। कुछ स्टेट्स के कॉमन होंगे फूड आइटम्स, कुछ के नहीं होंगे। What relation do you find between traditional food and locally grown crops? आप जो एक आपने कॉलम्स बनाए हैं टेबल 3.2 में, जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उस स्टेट में और जो उस स्टेट में खाना खाया जाता है, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आपको लग रहा है तो आप क्लास में डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन द क्रॉप्स, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हुए जाते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप, उनके सॉइल को टाइप को देख के और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। In various regions of India, choice of food may vary according to the cultivation of the food crops. Particular taste, religion, culture और tradition के हिसाब से crops grow होती हैं। How have cooking practices changed over time? Okay. कुकिंग की प्रैक्टिसेस, ये तो आपको अपनी मम्मा से, टीचर से, इन लोगों से, आपको मम्मा से, टीचर से थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। उनसे आप पूछ सकते हो कि कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई हैं, क्या रीजंस हैं उसके बिहाइंड। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस द स्टेट्स। हमने अभी तक ये तो देख लिया, हमारा चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है हमें इतना पता चला है कि फूड की जो फूड का टेस्ट है, जो फूड में डाइवर्सिटी है, देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फूड इन रीजन्स। बहुत डाइवर्सिटी है फूड में, मतलब किसी रिलीजन में कैसा फूड खाया जाता है, किसी रिलीजन में कैसा खाया जाता है, किसी स्टेट का किस तरह का फूड फेमस है। लेकिन कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई हैं ओवर द टाइम, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। Preparation, you have practices of food preparation differ from you. Have our food habits and cooking practices change over time? Let us interact and find out. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. What kind of food do you still eat and what is new? What are the changes in cooking practices over time? What has caused these changes? Conduct interview with some elderly people based on this question prepared. चूल्हा होता था बहुत ट्रेडिशनल, जिसको हम ट्रेडिशनल स्टोव कहते थे बहुत पुराने ज़माने में। इंस्टेड ऑफ योर बर्नर, इंस्टेड ऑफ योर मॉडर्न गैस, देयर इज़ अ चूल्हा सिस्टम जहाँ पे हमारा खाना बनता था। मॉडर्न गैस स्टोव आया उसके बाद,
उसके बाद स्टोन, जो मिक्सी से पहले एक स्टोन ग्राइंडर होता था कि जो बहुत पुरानी लेडीज़ होती थी उनको कुछ पीसना होता था तो वो भारी पत्थर होता था स्टोन, उससे पीसते थे अपने हाथों के यूज़ से, लाइक दे डू इट मैनुअली। अब तो सब कुछ मिक्सीज में हो जाता है। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह से चेंज हुई हैं। तो जो आपको एक्टिविटी 3.3 दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपने बहुत, आपके जो एल्डरली लोग हैं, आपके घर के जो एल्डरली लोग हैं, उनसे आपने ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ये सर्वे लेना है और क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, सब करेंगे? वेरी गुड, वेरी इजी। आप अपनी नानी दादी जिनको भी आप, जो आपके पास रहते हैं, उनसे आप ये क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और क्लास में डिस्कस करेंगे। What are your findings from the interview conducted? Cooking practices are also called culinary practices. Cooking practices को क्या बोलते हैं? Culinary practices. Cooking practices को क्या बोलते हैं? Culinary practices have changed over time. There is significant difference between traditional and modern culinary practice. Earlier, most cooking was done using chulha. Nowadays, most of the cooking was done using the gas stove. Earlier, most grinding was done manually using सिलबट्टा। उसको क्या बोलते थे? जो उसको बोलते हैं सिलबट्टा। क्या बोलते हैं उसको? सिलबट्टा, जिससे हम पीसते थे। पहले की लेडीज पीसती थी चीज़ें। अब सब कुछ मिक्सी में हो जाता है। किसी को देखा है ऐसे पीसते हुए? जिस पे पीसते थे उसको क्या, उस चीज़ को क्या बोलते थे? सिलबट्टा। और अब किस में होता है? मिक्सीज में, ग्राइंडर्स में। Find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these cooking practices का other name क्या है? Culinary practices. Cooking practices का what is the other name for cooking practice? Culinary practice. Change over time. These changes may be due to the factors such as technological development, improved transportation and better communication. वो कहते हैं जो हमारी culinary practices हैं, जो हमारी cooking practices हैं, वो change क्यों हुई हैं over the time? Because of advanced technology, because of टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, हमारे कम्युनिकेशन सोर्सेज बढ़े हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुई है। इन चीज़ों की वजह से हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस फार इम्प्रूव्ड हुई हैं या बेटर हुई हैं। क्योंकि जो आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे अपनी एल्डरली लेडीज़ के साथ, अपनी दादी के साथ, नानी के साथ, उनके साथ आप ये क्वेश्चंस पुटअप करोगे तो आपको खुद लगेगा कि कैसे पहले की लेडीज़ ये चीज़ें कुकिंग कैसे करती थी। वो हर चीज़ अपने हाथ से ग्राइंड करती थी सिलबट्टा पे, और चूल्हे पे खाना बनता था इंस्टेड ऑफ गैस स्टोव। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी। अब इस इंट्रो के बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं फूड के। उससे पहले हम एक क्वेश्चन सर्वे करते हैं। मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। आपको पेज 39 पे कलरफुल फूड फेस्टिवल की पिक्चर दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमी फूड, लद्दाखी फूड, दिल्ली फूड और पंजाबी फूड, हरियाणा फूड, ऐसे ना अलग अलग स्टेट्स के जो उनके फेमस फूड आइटम्स हैं। हर एक स्टेट का अपना एक व्हाट डू से उनका अपना एक कोड या अपना फेमस एक फूड आइटम होता है। वो उस स्टॉल पे या उस फूड आइटम्स पे आपके फेस्टिवल पे लगा हुआ है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। थीम क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा जियो। ईट हेल्दी, अच्छा तंदुरुस्ती वाला खाना खाओ और तंदुरुस्ती वाला जीवन जियो। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, लिव हेल्दी होता है वैसे। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो जब तक अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छा सोचोगे ही नहीं तो अच्छा ज़िंदगी कैसे व्यतीत करोगे। तो उसके लिए फूड के कंपोनेंट्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। The festival feature various stalls displaying different kind of traditional dishes. The festival feature, जितने भी फेस्टिवल इस फेस्टिवल को बोलते हैं फूड फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? फूड फेस्टिवल। ये एक फूड फेस्टिवल पे मेदू और मिष्टी गए और वो फूड फेस्टिवल अलग अलग स्टेट्स के फूडों का डिस्प्ले हुआ था। और वहाँ पे उनका जो मेन थीम था वो था ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी।
डिफरेंट स्टॉल्स थे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस थी। ट्रेडिशनल डिशेस मीन्स उस पर्टिकुलर स्टेट की फेमस डिश, उस पर्टिकुलर स्टेट की ट्रेडिशनल डिश, उस कल्चर को डिपिक्ट करती हुई डिश। डॉक्टर पुष्टि, a nutritional expert, explains to readers that health is ultimate wealth. डॉक्टर पुष्टि आई हुई थी, डॉक्टर पोशिता ने एक्सप्लेन किया बच्चों को जो उस फूड फेस्टिवल पे आए हुए थे। डॉक्टर पोशिता ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, जो गुड फूड है, दैट हेल्थ इज अ अल्टीमेट वेल्थ। जो हेल्थ ही है वो सबकी अल्टीमेट वेल्थ है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि हेल्थ जो है वो अल्टीमेट वेल्थ है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। वो कहती हैं, मीदू और मिष्टी दोनों बच्चे जो फूड फेस्टिवल अटेंड करने गए थे, वो कहते हैं कि चलो हम समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। इसका मतलब है कि आपकी जो सेहत है वो ही आपकी पूंजी है, आपकी जिंदगी का पैसा, आपकी पूंजी, सब कुछ आपकी अच्छी सेहत है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होएगी तो आप पैसे को क्या करोगे, अपनी जॉब को क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ फॉर एवरीवन। तो हाउ दिस स्टेटमेंट प्रूव्स that how it proves that good food is to be taken by every human being, so that this saying, जो ये saying बोली जा रही है वो खरी उतरे। हाँ जी। Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? अब हम कैट्स और डेली टीचर्स जो बच्चे बैठे हुए हैं या बच्चों से, अडल्ट से, अगर हम कभी ऐसे पूछे कि आपकी कभी कोई मील मिस हुई है किसी कारण से भी, आपने फास्टिंग की हो, आप कहीं गए हो, आपको फूड, आपका लंच कहीं रह गया हो, लंच मम्मा ने देना भूल गई हो, आप किसी तरह से अपने घर में लंच भूल गए हो, आपकी कोई मील मिस हुई है, तो आपको कैसा लगा है। ये आपका इंटरव्यू कैट्स लेंगी। तो आप सब अपने अपने व्यूज़ बताओगे, अगर आपकी कोई भी मील मिस हो जाती है तो आपको कैसा लगता है। We feel tired and less energetic when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? वो कहते हैं कि हमें बहुत, अगर हमें ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, किसी भी लिविंग बींग को अगर कोई मील किसी की मिस हो जाती है, ये बड़े टाइम से कुछ खाना नहीं मिला होता, आप बहुत ज़्यादा, आपका कुछ काम करने का मन करता है? नहीं। आपका कुछ पढ़ने का मन करता है? नहीं। आपका खेलने का मन करता है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहते हो, आप बिल्कुल टायर्ड फील करते हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी नहीं आएगी तो कोई काम करने का मन नहीं करेगा। अब क्या है, वो कहते हैं कि जो रनर्स होते हैं या जो रेसिंग करते हैं वो क्यों इतना मतलब वो इतना ग्लूकोज वाटर, इतनी ड्रिंक्स, इतनी एनर्जी ड्रिंक्स क्यों लेते हैं? ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और वो अच्छे से फास्ट रनिंग कर सकें। ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते थे? क्लास 5 में हमने पढ़े हैं, 4 में भी पढ़े हैं, सबको याद होंगे। प्लीज़ 1 by 1 बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फूड, और न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन कौन बताएगा? यस, कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द, नाउ दे हैव, अच्छा बच्चा, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेफ्ट में एक पिक्चर है जो अलग अलग फूड्स की पिक्चर है जिसमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है उसकी पिक्चर है। कौन कौन से हैं? पोटैटो से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर केन गन्ने से,
बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जिनको खा के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑल ऑफ सडन आती है और जो हमें हेल्प करता है काम करने में। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक, सीरियल्स मतलब दालें, व्हीट, राइस मतलब जो अनाज होता है, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डू यू नो व्हाट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ, डू यू नो दैट कॉमन शुगर जो चीनी है ना, कॉमन चीनी, कॉमन शुगर जो चीनी नॉर्मल हम जो पीते हैं दूध में डाल के, चाय में डाल के, नॉर्मल चीनी, वो भी बहुत रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। Why do you think we prefer to have laddus as part of traditional diet in winters? अच्छा, बहुत ठंड होती है, अब लद्दाख में तो बहुत ठंड है, तो लड्डू खाते हो घर पे बने हुए, दादी बनाए या मम्मा बनाए, जो घर के लड्डू होते हैं, लाइक द वन विच आर फिल्ड विद नट्स, द वन विच आर फिल्ड विद बेसन, हैवी लड्डू, वो हम विंटर्स में क्यों खाते हैं? बिकॉज विंटर्स में हमारी बॉडी को थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो ये लड्डू जो है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको खा के वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी एंड वार्मथ इन आवर बॉडी। ठीक है। बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा, बेसन हो या आटा हो, एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू अलॉन्ग विद गूंद, एडिबल गम, nuts and seeds. Ghee and various kinds of oils are grouped under one kind of food component which is called fat. अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो फैट्स, जो घी है या नट्स हैं, वो किसके अंडर आते हैं? फैट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं? फैट्स के अंदर। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। नट्स such as groundnut, walnut, coconut and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fats. Fat is a source of stored energy. Fat किस लिए खाया जाता है? वो एनर्जी, जब हम फैट्स वाले कोई फूड खाते हैं, द सोर्सेज ऑफ फूड विच आर रिच इन फैट, व्हेन वी ईट दो सोर्सेज ऑफ फूड, energy gets stored in our body. Energy gets stored in our body. Carbohydrates gives us energy, instant energy, and fats store energy in our body. Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. Very good. Now, carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy giving food. Carbohydrates और fats हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं. Carbohydrates and fats are two components of food which gives our body lot of energy. एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, when both of them combine or individually, they give lot of energy in our body. That's why both the components are called energy giving food. Both components are called energy giving food. Identify more food items which are rich sources of carbohydrates and fats. और ऐसे items identify करो जो कि rich source हो कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में. ओके, येलो वाला पढ़ते हैं. नहीं, चलो अब प्रोटीन्स. येलो वाले जो मोर टू नो जो चीज़ें हैं जो बॉक्सेस में आ रही हैं येलो कलर में, आपने उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है. अपनी जनरल नॉलेज के लिए उन चीज़ों की रीडिंग ज़रूर करनी है. ये मत सोचना कि मैम की रिकॉर्डिंग में उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है या कैट्स ने वो चीज़ें छुड़वाई हैं तो वो निगलेक्ट करनी है. नहीं, उनको अपनी जनरल नॉलेज के लिए बीच में ज़रूर रीडिंग करनी है. प्रोटीन्स, थर्ड कंपोनेंट इज प्रोटीन. पहला कर ली हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फिर किया फैट्स, अब हम आए प्रोटीन्स पर थर्ड पे. प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. स्पोर्ट्स पर्सन्स नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स. People get protein from plants as well as animals. Some excellent plant sources of protein are pulses, beans, peas and nuts.
Animal sources of proteins are milk, paneer, fish, egg and meat. Protein rich food help in growth and repair of our body. They are called body building food. Carbohydrates and fats rich food are called energy giving food. Protein rich food is called body building food. Why? Because the food which are rich in protein, the sources of food which are rich in protein, they help our body to repair, fight against the diseases or repair tissues. That's why they are called animals. Protein rich food help in growth and repair of our body. जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमारी बॉडी की रिकवरी में, रिपेयर में हेल्प करता है. जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयरिंग में हेल्प करता है. दैट्स वाई प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. Now fourth is, now see the pictures which are given on page 41. सारी दालें वो सारी प्रोटीन रिच हैं. जितनी भी दालें आप खाते हो कि नहीं खाते हो, घर पे खानी चाहिए, ठीक है. सारी दालें आर प्रोटीन रिच. कौन कौन सी? तुअर दाल, किडनी बीन, सोयाबीन, मूंग दाल, ग्राम एंड पीस, चिकन, फिश, एग, पनीर प्लस मिल्क. These sources of food are protein rich food because these are body building food. अब आइए पेज 42 पे. पेज 42 पे, the right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of our daily diet? Okay. अब आपने येलो बॉक्सेस में जो चीज़ें दी हुई हैं इनकी रीडिंग करिए फटाफट से. एंड लेट अस कंडक्ट अ सर्वे. हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे. जो 3.4 का सर्वे है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उससे पहले जो हमारा पेज 42 पे येलो बॉक्सेस हैं उनको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. Have you ever seen mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good sources of protein. Yes. Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetable and other plant-based foods in our diet? Let us understand the importance of some other competency by reading the following cases. Case 1 and case 2. केस 1 एंड केस 2 आपको अच्छे से पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि केस 1 और केस 2 में आपने क्या पढ़ा. यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज सॉल्ट. केस 1 और केस 2 को पढ़ के आपको क्या पता चला कि किस बच्चे में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिशन की, किसी भी फूड न्यूट्रिएंट की या किसी न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में कमी होना. तो आप ये केस 1 और केस 2 पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि आपने इन केसेस को पढ़कर क्या आपको पता चला और आपको अपनी बॉडी में किसी भी, खास करके बच्चों को जो ग्रोइंग एज में है, उनको अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की नहीं लानी. उसके लिए उनको क्या क्या सोर्सेज ऑफ फूड इनटेक करने चाहिए. तो यहाँ तक की रीडिंग होएगी. इन नेक्स्ट क्लास we will start from activity 3.4. Let us conduct a survey of different sources of food and the nutrition value we will get from that food. Okay, bye for now.